निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं एक जीवाणु, एक अमीबा, एक वायरस, एक शुक्राणु। राइट आंसर विल बी एक वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस को विषाणु भी कहते हैं और यह सजीव एंड निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ठीक, यह सिर्फ सजीव कोशिका में ही अपनी प्रतिलिपियां बना सकता है। निर्जीव वस्तुओं पर यह निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है, जिसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। पुनः सजीव कोशिका को प्राप्त करने पर यह सजीव हो जाता है एंड अपनी प्रतिलिपियां बनाना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले तंबाकू मोजेक वायरस का क्रिस्टल प्राप्त किया गया था और यह क्रिस्टल W.M. स्टैनले ने प्राप्त किया था। एक कोशिका फूल जाएगी यदि कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। सेकेंड ऑप्शन है आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की एकाग्रता कोशिका में पानी के अणुओं की एकाग्रता से अधिक हो। थर्ड ऑप्शन है कोशिका और आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता समान होती है, पानी के अणुओं की एकाग्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट आंसर विल बी बी, आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की एकाग्रता कोशिका में पानी के अणुओं की एकाग्रता से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? जा सकता है इसे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा यानी कि परासरण की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर ये हमने 2 बीकर लिए हैं एंड एक में अनइक्वल कंसंट्रेशन एक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी कि ये एक जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण यह होता है कि इसमें सिर्फ पानी के अणु या जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ही आने जाने की अनुमति होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली से सारे अणु आर पार नहीं जा सकते, बट ऐसे अणु जिनकी साइज जो आकार होता है वो बहुत ही कम होता है वही अर्धपारगम्य झिल्ली में आर पार हो सकते हैं, जैसे कि पानी के अणु। ठीक, H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है ये वाटर है एंड उसमें जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी अन्य पदार्थ के हैं। ठीक, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत अधिक मात्रा में है, मतलब कि कंसंट्रेशन यानी इनकी सांद्रता क्या हुई, बढ़ गई। तो जिस तरफ सांद्रता कम होती है उधर से अधिक सांद्रता की तरफ पानी के अणु गति करते हैं। ठीक है, तो जब पानी के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट करेंगे ताकि उसकी जो दोनों तरफ की सांद्रता का अनइक्वालिटी है, असमानता है, समान हो जाए, तो क्या होगा, पानी का लेयर घट जाएगा। ठीक, और दूसरी तरफ जिधर पानी मूव होता है उधर लेयर बढ़ जाएगा। ठीक, तो विसरण से क्या समझते हैं कि विसरण में पानी के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ओके, हम इसे कोशिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये एक नॉर्मल रेड सेल है एंड इसमें क्या होता है कि इसको एक ऐसे वाटर सॉल्यूशन में भरा गया है जिसमें सॉल्यूट यानी कि विलेय की सांद्रता नॉर्मल है। ठीक, न ज़्यादा अधिक है न ज़्यादा कम है। एंड दूसरे में पानी में जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में है, विलेय बहुत कम मात्रा में है। एंड थर्ड में विलेय की सांद्रता बहुत ही अधिक है। ठीक, तो जिसमें विलेय के अणु नॉर्मल है उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि आइसोटोनिक विलयन। जिसमें सांद्रता विलेय की कम है उसे हाइपोटोनिक विलयन बोलते हैं। एंड जिसमें विलेय के अणुओं की सांद्रता बहुत अधिक है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब रेड सेल्स हैं वो नॉर्मल में अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में उन्हें डाल दिया जाए, रख दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि जितनी विलेय के सांद्रता पानी में है उतनी ही मात्रा में अन्य पदार्थों की सांद्रता इस कोशिका में है। ओके, बट हम देखते हैं हाइपरटोनिक विलयन में क्या होता है। हाइपरटोनिक विलयन में होता है ये कि जहाँ पर सांद्रता कम होगी वहाँ से पर परासरण की विक्रिया चालू हो जाएगी और ये कोशिका फूल जाएगी, क्योंकि पानी के अणु इस सेल्स में जाएंगे तो कोशिका फूल जाएगी। इसमें पानी की सांद्रता बढ़ती जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो कोशिका उतनी ही मोटी बलून के जैसे फूलती जाएगी। जैसे कि बलून में अगर हम हवा भरते हैं तो वो फूलता जाता है, जितना अधिक हवा भरेंगे उतना फूलेगा। वैसे ही अगर कोशिका में पानी अधिक से मात्रा में अधिक और अधिक जाता ही रहेगा तो क्या करेगा, कोशिका फूलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा
कि उसकी जो कोशिका झिल्ली है वो फट जाएगी और ब्रस्ट कर जाएगी, सेल ब्रस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन भी आते हैं कई बार इससे संबंधित, हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या विलयन में कोशिका अधिक पानी को सोख लेती है और इस कारण ब्रस्ट हो जाती है, यानी फूट जाती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, जिसमें कि विलेय के अणु बहुत ही अधिक सांद्र होते हैं, तो क्या करेंगे, परासरण की ये क्रिया उल्टी दिशा में होगी, क्योंकि ये जो ब्लड की सेल की जो झिल्ली है वो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति ही कार्य करती है और अंदर से पानी के अणु बाहर के विलयन में चला जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये कोशिका में पानी की मात्रा अधिक है और बाहर पानी की मात्रा कम है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की यह विशेषता होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो सेल में उपस्थित पानी के मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। इससे क्या होता है, कोशिका पिचकती जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपने जाना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन में कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका पानी सोखकर फूट जाती है एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका पानी को त्याग कर या निकाल कर पिचक जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुणसूत्रों के बने होते हैं। ऑप्शंस है डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, प्रोटीन की जगह आरएनए होगा एंड ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए गुणसूत्रों के बने होते हैं। प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक, यहाँ देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल है एंड ये आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक, तो डीएनए एवं आरएनए दोनों गुणसूत्रों के बने होते हैं। डीएनए और आरएनए में ये अंतर होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड होता है एंड आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक, एंड इसमें नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा सा अंतर होता है। एडेनिन डीएनए में प्रयोग होता है तो आरएनए में भी एडेनिन होता है। ग्वानिन डीएनए में प्रयोग होता है, आरएनए में भी ग्वानिन प्रयोग होता है। साइटोसिन डीएनए में प्रयोग होता है, आरएनए में भी साइटोसिन प्रयोग होता है। बट लास्ट जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, वो क्या होता है, थाइमिडीन होता है डीएनए में, बट आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक, ओके, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा विकल्प राइबोसोम का कार्य नहीं है? यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में मदद करता है, बात सही है। यह एंजाइमों के निर्माण में मदद करता है, सही है। यह हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, नो। यह स्टार्च अणुओं के निर्माण में मदद करता है, नो। तो सो द राइट आंसर विल बी ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो राइबोसोम है ये कोशिका में प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है एंड डीएनए में भी पाया जाता है, सॉरी साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है एंड न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, प्रोटीन संरचना में भाग लेता है। ओके, राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे होते हैं उन्हें बाउंड राइबोसोम्स कहते हैं एंड जो राइबोसोम तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए, उसे फ्री राइबोसोम कहते हैं। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है राइबोसोम का, यह आरएनए का निर्माण करता है एंड प्रोटीन का निर्माण करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस है, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। यह सेल की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए साइट हो सकती है। राइट आंसर विल बी, यह सेल की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए साइट हो सकती है। ठीक, ऐसा साइट क्यों कहा जाता है, इसको एज साइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे ही राइबोसोम चिपके होते हैं एंड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादप कोशिका में प्लाज्मोलिसिस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट, हाइपोटोनिक माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना लिसिस कहलाता है, या हाइपरटोनिक
माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना या न्यूक्लियोप्लाज्म का सिकुड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मोलिसिस होगा हाइपरटोनिक के माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। क्यों? अभी मैंने आप लोग को बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होती हैं वो अपने अंदर के जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उनको त्याग कर उनको निष्कासित करके पिचक जाती हैं। ठीक, इसे ही प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस इन प्लांट सेल्स वेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक, परासरण के द्वारा द प्लाज्मोलिसिस यानी प्लाज्मा का जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं एंड उससे क्या होता है, सेल सिकुड़ जाती है। इसको ही प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक, एंड इसका अपोजिट में हम क्या देखते हैं, जैसे प्लाज्मोलिसिस की क्रिया होती है कि पानी बाहर को त्याग देता है एंड अगर वो पानी सोखता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, तो डीप्लाज्मोलिसिस में पानी अंदर सोखते हैं सेल्स एंड प्लाज्मोलिसिस में पानी बाहर को निष्कासित कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक विस्तृत चित्र दिया गया है। ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है एंड सेल शोइंग कंट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म का कंट्रैक्शन यानी संकुचन को दर्शा रहा है। ओके, फिर संकुचन के बाद क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, पानी सारी बाहर निकल जाता है इधर से, तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो संकुचित हो जाता है एक जगह। ओके, अगर पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो साइटोप्लाज्म पूर्ण रूप से कोशिका में फैला होता है और पानी की कमी हो जाती है तो साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से ढका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम, प्लास्टिड। राइट आंसर विल बी रिक्तिका। ये एक प्लांट सेल है और उसमें जो वैक्यूल है यानी कि रिक्तिका है वो बाकी के सारे कोशिकांगों से बड़ी है और इसका क्या कार्य है कि यह पानी को संचित करता है एंड कोशिका को सहारा देता है। ठीक, उसकी संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। रिक्तिका की कोशिका झिल्ली जो होती है वो एकल होती है, उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असत्य वाक्य का पता लगाएं। न्यूक्लियस लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है, इसलिए वे अपना स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी उत्पन्न होता है। एंड द लास्ट वन इज, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ए, न्यूक्लियस लाइसोसोम के निर्माण में शामिल नहीं होता है, इसलिए ये वाक्य गलत है। ओके, देखिए इस चित्र से आपको पता चल जाएगा कि जो लाइसोसोम है वो कहाँ से बन रहा है, गाल्जिका से बन रहा है। ठीक, इसमें कोशिका के केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। गाल्जिका का वह पार्ट जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रखता है। ओके, एंड गाल्जिका से पृथक हो जाता है, एक गोला के रूप में या वेसिकल के रूप में इसे बोल सकते हैं, तो उसे ही बोला जाता है लाइसोसोम। इसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक एंजाइम्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन कर देते हैं। ठीक, डिहाइड्रेटिव एंजाइम होते हैं यानी कि पानी का क्षरण करने वाले एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, एक और आत्मघाती तैली भी बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक, जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके नाभिक और प्रोकैरियोटिक उनके नाभिक में अंतर होता है। ये यूकैरियोटिक के नाभिक की संरचना है, इसमें नाभिक में न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन प्रोकैरियोट्स जीवों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एंड इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो न्यूक्लियाइड के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। ठीक, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंग है। ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका, राइबोसोम, प्लास्टिड, गाल्जी उपकरण। आंसर विल बी प्लास्टिड।
ये देखिए प्लास्टिड है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी प्लास्टिक यानी लवक है, इसके कितने प्रकार होते हैं। इटियोप्लास्ट है, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन प्रोलैमिनार बॉडीज़ होती है जो प्रिकॉर्सर ऑफ क्लोरोफिल की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या होता है, रंग युक्त वर्णक है जो पिगमेंट सिंथेसिस यानी कि रंगों को संश्लेषित करता है एंड स्टोर करता है। ठीक, एंड क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है और इसका कार्य होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में भाग लेता है एंड लिपिड का सिंथेसिस भी करता है। फोर्थ है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। ठीक, यानी वसा और अमीनो अम्ल का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च एवं शुगर का स्टोरेज करता है यानी भंडारण करता है। इलाइयोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स। ठीक, लिपिड और तेल का भंडारण करता है। प्रोटीनोप्लास्ट साइट्स ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए साइट प्रदान करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित में से कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है। ऑप्शंस है, भंडारण, सेल का तीखापन और कठोरता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन, हरकत। राइट आंसर विल बी हरकत। ठीक, अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है जिसे क्या कह सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों कहते हैं। राइट आंसर विल बी एंडोसाइटोसिस। ओके, यानी कि अमीबा में ये स्यूडोपोड्स जैसे संरचना निकलती है यानी कि आभासी पाद निकलते हैं एंड उससे क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको वो अंतर्ग्रहित कर लेता है अपने कोशिका के अंतर्वलन द्वारा। ठीक, एंड ये फूड मटेरियल जो भी है खाद्य पदार्थ उसे जब कोशिका के अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, पैक कर लेता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक, इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। ऑप्शंस हैं, बैक्टीरिया, हाइड्रिला, आम का पेड़, कैक्टस। राइट आंसर विल बी बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट का यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी उपकरण, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर विल बी गाल्जी उपकरण। ठीक, जो गाल्जी काय होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है। ठीक, इसी की संरचना को देखने के लिए सिल्वर नाइट्रेट की विलयन को इसके ऊपर डाला जाता है एंड उसके बाद इसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DNA युक्त नाभिक के अलावा अन्य ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो नाभिक के अलावा ऐसा कौन सा उपकरण है जहाँ DNA पाया जाता है। राइट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, नाभिक के अलावा DNA माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों में पाया जाता है। ठीक, लवक दोनों में पाया जाता है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है एंड इसे रेड कलर से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसमें ATP का निर्माण होता है, ATP सिंथेसिस पार्टिकल्स ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोग को। ये ATP क्या है, ये ऊर्जा के कण है जिन्हें ATP बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DNA भी है एंड इसका कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मैट्रिक्स होता है एंड इसमें DNA भी पाया जाता है। ओके, इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक, ये कुछ बात ध्यान देने वाली है क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ऐसे कौन से अंगक हैं जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है
और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, ठीक, 70S प्रकार के। और जो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है, ओके, 80S। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका की रसोई है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका, काइरोप्लास्ट, गोल्जी उपकरण। आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक। रसोई क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है एंड ये पौधे क्या होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और ये सब किसके द्वारा मुमकिन होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ठीक। इसीलिए इसको रसोई घर भी कहा जाता है, ठीक। और सभी लवक को क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलते हैं। लवक में जो हरित लवक होता है उसे ही क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है और यह हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, बाकी अन्य लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका में लिपिड अणु संश्लेषित होते हैं कहाँ पर? चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड द्वारा। तो लिपिड अणु हैं इसलिए ये चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर संश्लेषित होंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और स्वान, विर्चो, हुक, हेकर। राइट आंसर विल बी स्लाइडेन एंड स्वान, ओके। अब कोशिका सिद्धांत में कहा क्या गया था? कोशिका सिद्धांत में कहा गया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि जो जीव होते हैं सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। एंड अ सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल होता है, जो कोशिका होती है वो पहले से ही जो उपस्थित कोशिका होती है उसी से बनती है, अन्यथा कहीं से ही नहीं उत्पन्न हो जाती है। जो पहले उत्पन्न होता है वही विभाजित होकर या प्रजनन करके एक नए सेल का निर्माण करता है, ठीक। नेक्स्ट जो तीसरी बात है वो क्या कही गई थी कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स लाइफ फंक्शंस। जो कोशिका है वो बेसिक यूनिट होती है, ठीक, आधारभूत इकाई होती है, किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इससे कितनी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फॉर सेल, यानी कि सभी जीव होते हैं वो सेल्स या कोशिका से बने हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या होती है? जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, देखिए यहाँ पर कोशिका विभाजित हो रही है, यानी कि एक सेल दो सेलों में बन रही है, विभाजित हो रही है, दो सेलों में बट रही है, ठीक। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम सेल, जब सेल ही नहीं होगा तो हेरिडिटी कैसे पास होगी? अब यहाँ इसमें जो भी मटेरियल है आनुवांशिक रूप से दूसरी कोशिका में भी चला जाएगा, ठीक। इसे ही बोलते हैं कि जो हेरिडिटी यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जो लक्षण जाते हैं उन्हें हेरिडिटरी लक्षण कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं, और ये इनको इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सेल के थ्रू ही जाता है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या बात कही गई है कि ऑल सेल्स हैव द केमिकल कॉम्पोजिशन, सभी सेलों में केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि सभी सेल में रसायन होते हैं। एनर्जी फ्लो ऑकर्स विद इन सेल्स, एनर्जी जो होती है कोशिका के ही थ्रू बनती है एंड फ्लो भी होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम। तो आंसर विल बी राइबोसोम। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है एंड यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का होता है, ओके। राइबोसोम की संरचना किस प्रकार की होती है? यह दो सब यूनिटों से मिलकर बनता है, एक लार्ज सब यूनिट यानी कि एक बड़ी उप इकाई होती है एंड एक छोटी उप इकाई होती है, जिससे मिलकर एक पूरे राइबोसोम का निर्माण होता है। दोनों मिलकर mRNA के थ्रू प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक। बात आती है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि प्राक यानी कि पुराने जीव, ठीक। एंड यूकैरियोटिक मीन्स आद्य यानी कि नए जीव, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो अविकसित होते हैं जैसे कि जीवाणु, डाइटम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोकैरियोट्स में आती हैं।
एंड इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियाइड पाया जाता है। इनमें कोशिका अंग जो होते हैं वो पूरे वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कैप्सूल्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है यूकैरियोटिक में। बट कॉमन क्या है? कॉमन है एक तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड है राइबोसोम्स। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका झिल्ली के बिना ऑर्गेनेल है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस है राइबोसोम्स, गाल्जी उपकरण, कायरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट, नाभिक। आंसर विल बी राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ माइक्रोन इज, मतलब कि एक माइक्रोन है, कितने मीटर के बराबर एक माइक्रोन होता है? ऑप्शन है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻�9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर। आंसर विल बी 10⁻⁻6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये गलत है। लाइसोसोम उत्पन्न होता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गाल्जी उपकरण से, न्यूक्लियस से या माइटोकॉन्ड्रिया से? आंसर विल बी गाल्जी उपकरण। ओके, उपकरण ये जो दिया गया है गाल्जी अपरेटस, इसमें इसकी संरचना कितनी ही सुंदर है ना। ये एक थैले की, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक यानी कि अंतर्द्रवी जालिका की जिस प्रकार से रचना होती है उसी प्रकार से गाल्जी उपकरण की भी होती है। अच्छा, ये गाल्जी उपकरण किससे बनता है? ये गाल्जी उपकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। एंड ये चिकना होता है स्थल, इसकी स्थल चिकनी होती है, इस पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं, इसीलिए इस पर क्या होता है, लिपिड्स का निर्माण भी हो सकता है। बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि सिस फेस एंड ट्रांस फेस क्या होता है। तो यहाँ पर आप जान जाइए कि सिस और ट्रांस फेस किसका होता है? गाल्जी काय का होता है। एंड सिस फेस क्या होता है? ऊपरी भाग को सिस फेस कहते हैं। ठीक, जो मुड़ा हुआ होता है अंदर की तरफ, देखिए यहाँ पर है, ये सिस फेस है। अवतल सतह को सिस फेस कहते हैं। एंड ये उत्तल सतह को, इधर से देखेंगे हम तो ये उत्तल दिखेगा। ठीक, तो उत्तल सतह को ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई कि ये जो ट्रांस फेस होता है वो केंद्रक की तरफ होता है, इधर न्यूक्लियस है। ओके, एंड जो सिस फेस होता है वो कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। ठीक, एंड इसमें जो लंबी लंबी संरचना पाई जाती है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। इसमें जो गुहा होती है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। एंड न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स, यानी जो ये नए नए बन रहे हैं वेसिकल्स, उन्हें न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स बोलते हैं। एंड ये जो बन गए उसे वेसिकल बोलते हैं। और ये जो आ रहा है उसे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवित कोशिकाओं की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, परकिंजे के द्वारा, लेवेनहॉक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। राइट आंसर विल बी लेवेनहॉक। देखिए, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, बट कैसी कोशिकाओं की खोज की थी? इन्होंने पादप कोशिका के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कॉर्क से मृत कोशिकाओं को देखा था। ठीक, बट लेवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिकाओं को देखा था। कैसे? तालाब में से पानी निकाल कर लाए थे, उसमें जो शैवाल्स होते हैं उसमें से ही इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। ठीक, ये है लेवेनहॉक। ठीक, ये लेवेनहॉक है, इन्हें देख लीजिए, आप सभी लोग पहचान लीजिए। ये महानुभाव आपको बहुत आगे की कक्षाओं में भी काम देंगे, इसलिए इनको एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होता है। यह बात किसने कही थी? ऑप्शंस है हेकल, विर्चो, हुक या स्लेडेन। आंसर विल बी विर्चो। ओके, क्या आप इनको पहचान सकते हैं? ये कौन है? सोचिए, नहीं पहचान सकते? अरे ये वही है जिनका नाम है थियोडोर स्वान। और ये इन्होंने क्या काम किया था? थियोडोर स्वान, इन्होंने क्या काम किया था? भूल गए? अरे थियोडोर स्वान एवं मैथिस जैकब स्लाइडेन ने ही तो मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 बातें कही गई थी। कौन कौन सी? ये तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विषम का चयन करें। एक अर्धपारगम्य झिल्ली में पानी की गति
उसमें घुले पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। सही बात है। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड जैसे कार्बनिक अणुओं से बने होते हैं। सही बात है। कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील अणु आसानी से झिल्ली से गुजर सकते हैं। सही बात है। पौधों में प्लाज्मा झिल्लियों में काइटिन शर्करा होती है। गलत। पौधों में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। काइटिन कीटों में होता है। ठीक, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन की संरचना है जो जीवों में पाई जाती है। ठीक, ये डबल लिपिड लेयर है। ठीक, ये लिपिड की लेयर है जो एक ऊपरी सतह है एंड एक निचली सतह है, इसीलिए बोलते हैं इसे द्विस्तरीय कोशिका झिल्ली। ठीक, एंड इसमें इंटीग्रल प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन का कार्य क्या होता है? छटे हुए मॉलिक्यूल्स को कोशिका के अंदर या बाहर जाने की क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? चैनल प्रोटीन के नाम से। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं एंड चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। और जो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ ऊपरी या निचली सतह पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक, ये जो प्रोटीन हेलिक्स की तरह संरचना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। और सारे प्रोटीन क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। जो गोल गोल की संरचना होती है उन्हें ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक, एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, ये जो प्रोटीन होते हैं यही स्पाइक प्रोटीन का कार्य करते हैं, रिसेप्टिव प्रोटीन का कार्य करते हैं। जो विषाणु जब आक्रमित करते हैं तो रिसेप्टिव प्रोटीन से उनके जुड़ जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कोशिका झिल्ली का रिक्त स्थान है, इसको आप लोग को भरना है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोशिका को एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा अपने बाहरी वातावरण से भोजन और अन्य सामग्री को निकालने में सक्षम बनाता है। ओके, थैंक यू।